बिना ये वीडियो पूरा एंड तक देखे बिल्कुल भी RS 457 परचेज मत करना। तुम अगर गाड़ी लेने वाले हो ना तो बिल्कुल भाई पहले देख लेना कि तुम्हारी सिटी में सर्विस नेटवर्क अच्छा है या नहीं तो तुम बहुत परेशान होने वाले। तो अगर तुम लोग एक नेकेड बाइक से स्पोर्ट्स में स्विच करने की सोच रहे हो तो ये थोड़ा बहुत तुम्हें फॉरगिव कर देगी। ये अच्छी खासी सुपर बाइक के साथ कीप अप करने में मुझे हेल्प कर देती है। लोगों की बैटरी डाउन हो रही है, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मैंने अभी तक फेस नहीं करी। अप्रिलिया का नाम सुनकर और इसकी ब्रांड इमेज को सुनकर मुझे लगा था कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा। तो भाई अगर यही जुगाड़ करना रहता तो मैं खुद ही कर लेता, मैं शोरूम या सर्विस सेंटर आता ही नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं मेरे सर्विस एक्सपीरियंस की अप्रिलिया के सर्विस सेंटर इंदौर से, तो भाई वो बिल्कुल भाई 10 आउट ऑफ 3 था। मतलब बैठने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा फील होगा, बट फिर भी इसकी कुशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ रहेगा 8 से 8.5 का। और प्लस जब मैंने फेयरिंग उसकी खुली थी ना, जब वापस लगाई तो उसमें पैनल गैप लगा है 2-3 जगह। बाकी भाई बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो अभी तक बहुत तगड़ा रहा है। फिर जब मैं इसका सॉकर फिक्सेशन के लिए जब गया था तब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा और खराब हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवांश और आप लोग देख रहे हो देवांश 457 को। वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं भाई क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा मगजमारी हो रही है। लेकिन फिर भी तुम लोग का लव एंड सपोर्ट भाई मेरे को मोटिवेटेड रखता है कि वीडियो मैं बनाते रहूं, कोई भी वीडियो स्किप ना करूं। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और भाई हमारे 700 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना कि हम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जल्दी से हिट करें। हमारे 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी हो जाए। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की, आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग 2025 के अंदर अप्रिलिया RS 457 खरीदने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देखना, इससे तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले। और बिना ये वीडियो पूरा एंड तक देखे बिल्कुल भी RS 457 परचेज मत करना। तो भाई आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सपीरियंस, इस बाइक के साथ मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लस मेरा सर्विस एंड से क्या एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिक करा है फ्रॉम द कमेंट सेक्शन जो कि तुम लोग ने ही मुझसे पूछे हैं, तो उनका भी आज मैं जवाब देने वाला हूँ। प्लीज मेक श्योर करना कि तुम लोग ये वाला वीडियो एंड तक देखो। तो भाई इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना अगर तुम लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि भाई लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं। तो चलो गाड़ियों को वहीं खड़ा करते हैं और करते हैं तुम लोग से बातचीत चालू। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को कि मेरा बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़े बेसिक्स बता देता हूँ कि ये बाइक मैंने ली थी 4 जुलाई 2024 को। तो अभी जनवरी चल रहा है तो लगभग इसको 5-6 महीने हो चुके हैं। इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो ये गाड़ी आती है 457cc के पैरेलल टूल इंजन के साथ। इसके अंदर आता है 270 डिग्री का क्रैंक जो कि इसके साउंड को नेक्स्ट लेवल और अमेजिंग बनाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इसके अंदर आते हैं 3 राइडिंग मोड्स और 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन। और इसके जो 3 राइडिंग मोड है वो इनेबल हो पाए हैं क्योंकि इसके अंदर है राइड बाय वायर सिस्टम, जिसके मदद से हम राइडिंग मोड्स के अंदर स्विच कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं राइडिंग मोड्स में क्या डिफरेंस आता है, तो अगर मैं बात करूं इसके राइडिंग मोड्स की तो राइडिंग मोड्स में तुम किसी भी मोड में चलाओ पावर आउटपुट सेम रहता है, बस थ्रोटल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। स्पोर्ट्स में इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स बिल्कुल बहुत अग्रेसिव होता है, इको में थोड़ा कम रहता है और रेन में बहुत स्लो हो जाता है और ABS जो रहता है बहुत इंटरवीन करता है। इंजन की अगर पावर आउटपुट की बात करूं तो 48 bhp की पावर रिलीज करता है और 44 Nm का टॉर्क रिलीज करता है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ और इसको ऑन करते हुए 6 महीने में मेरा कैसा क्या रहा। तो मैं इसको रफ राइड कर चुका हूँ, मैं इसको सिटी में भी राइड कर चुका हूँ, मैंने इसको सारी कंडीशंस में चलाया और थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी करा है। इसका डेडिकेटेड परफॉर्मेंस टेस्ट भी करा है मैंने, उसका वीडियो ये रहा, इसको जाकर देखो। इसमें मैंने सिटी में चलाया है, हाईवे पर चलाया है, एक्सेलरेशन टेस्ट करा है और बेसिकली मैंने इसका जितना मुझसे हो सकता था उतना बेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट करा है। उसका थोड़ा सा वर्डिक्ट तो मैं अभी दे देता हूँ। इसको जब मैंने सिटी में चलाया था इतना प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। और अगर मैं टॉर्क की बात कर ही रहा हूँ तो जैसे ही तुम लोग 1500 से 2000 RPM क्रॉस करोगे ना, उसके 80% ऑफ टॉर्क का फील तुम्हें तभी आ जाएगा। इसलिए जब मैं इसको ट्रैफिक में चला रहा था, थोड़े बहुत ट्रैफिक में माइल्ड सिचुएशन अगर मैं बोलूँ ट्रैफिक की थी, तो वहां पर मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और उस टेस्ट में मैंने इस बाइक को 10 से 15 मिनट के लिए ही ट्रैफिक में चलाया था, तो उससे मुझे इसके इंजन हीट का अंदाजा लग चुका था। उस 10-15 मिनट के परफॉर्मेंस टेस्ट में जब मैंने इसको सिटी में राइड करा था तो इसके टेम्परेचर 90 के आसपास चले गए थे। और अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर्स की तो जैसे ये 102 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, इसके इंटरकूलर और फैंस चालू हो जाते हैं, जुप करके इसको फटाफट से 80 to 85 डिग्री के आसपास पटक देते हैं। तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि इसको हाईवे पर मैंने कैसे राइड करा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक, तो तुम लोग अगर मुझे पहले से देखते आ रहे हो तो मैं संडे राइड्स पर जाते रहता हूँ, कैजुअली राइड करते रहता हूँ मैं। तो भाई ये अच्छी खासी सुपर बाइक के साथ कीप अप करने में मुझे हेल्प कर देती है। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं पीछे रह जा रहा हूँ। तो भाई राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा है इसका। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो मैं अभी इसमें लगा रखा है SC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो इंजन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरा सेम एक्सपीरियंस जो मैं डे 1 पे
लेके आया था वैसा सेम एक्सपीरियंस अभी भी है। और एग्जॉस्ट लगाने के पहले मैंने इसका माइलेज टेस्ट करा था, तब उस माइलेज टेस्ट में इसने मुझे माइलेज दिया था 24 से लेके 22 का सिटी के अंदर। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो 30 से 31 का माइलेज है मेरे को इजीली हाईवे पर दे रही थी। और जब मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज करा उसके बाद मैंने फिर से एक और माइलेज टेस्ट करा था, जिसके अंदर इसने मुझे हाईवे पर 30-31 का और सिटी में 20-22 का माइलेज दिया है। बाकी माइलेज में डिफरेंस इसलिए आया वो मुझे लगता है क्योंकि जब तुम एक एग्जॉस्ट लगवा लेते हो तुम ज्यादा भर भर करते हो, और वो मैं भी भाई इसके क्रैकल्स इतने प्यारे हैं कि मैं इसको हर बार सेकंड थर्ड गियर पे रेड लाइन करता ही था। तो मेरे ख्याल से वो जो छोटा मोटा डिफरेंस आया वो इस वजह से आया। बाकी भाई बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो अभी तक बहुत तगड़ा रहा है। ना मेरे को इसने कहीं धोखा दिया है, ना मैं इसके चक्कर में कभी परेशान हुआ। लोगों की बैटरी डाउन हो रही है, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मैंने अभी तक फेस नहीं करी। तो अगर मैं बात करूं ब्रेकडाउन या फिर रिलायबिलिटी इशू की, तो सच मुझे अभी तक कोई रिलायबिलिटी इशू नहीं हुआ है। बट अगर मैं बात करूं ब्रेकडाउन की तो इंजन या उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन संडे राइड पे मैं जब गया था ना तब इसका शॉकर लीक हो गया था राइट साइड का, बट वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था उस टाइम पे क्योंकि 20 से 24 डेज के अंदर मेरा नया शॉकर आ गया था, मैंने लगवा लिया था और इसके लिए मुझे कुछ पैसे भी नहीं देने पड़े थे। हम अगर नेक्स्ट चीज की तरफ चले तो ये स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है और इसका राइडिंग जो पोस्चर है वो थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं जितना R15 और RC390 का है। तो अगर तुम लोग एक नेकेड बाइक से स्पोर्ट्स में स्विच करने की सोच रहे हो तो ये थोड़ा बहुत तुम्हें फॉरगिव कर देगी। तुम्हारे हाथ पांव इतने नहीं दुखने वाले हैं, कमर इतनी नहीं दुखने वाली है क्योंकि इसके हैंडल थोड़े से अपराइट है। अगर और आगे बात करें तो मैंने इसको अभी तक 150 किलोमीटर 2 बार चला चुका हूँ क्योंकि इंदौर के लिए इसकी सर्विस के लिए जाना पड़ता है। तो उस 150 किलोमीटर की राइड में मुझे ऐसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरे शोल्डर दुखे ना मेरी बैक दुखी। बस एक चीज इसकी है कि इसकी जो सीट्स है ना उनकी कुशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, ये मुझे लगता है, क्योंकि उस 150 किलोमीटर की राइड में जो मेरी गांड दुखी है ना भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें। मतलब मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा था, पर मैं सोच रहा था कि मतलब बैठने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा फील होगा, बट फिर भी इसकी कुशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। लेकिन अगर मैं पिलियन सीट की बात करूं तो अगर मैं कंपैरिजन करूं R15 या फिर RC390 की सीट के साथ तो इसका सर्कमफेरेंस भी ज्यादा है, जो पिलियन रहता है वो आराम से बैठ पाता है, प्लस इसकी पिलियन सीट बाकी बाइक से बहुत अलग है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अभी तक बाइक के साथ एक्सपीरियंस करी है। और ओवरऑल मैं अगर इसको रेट करूं तो मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ रहेगा 8 से 8.5 का, क्योंकि कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती है और थोड़ी बहुत चीजें मैं इसके साथ करते जा रहा हूँ। और अभी तक मैंने इसके अंदर जैसे कि तुम लोग को देख पा रहा होगा एक SC प्रोजेक्ट को फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टैंक ग्रिप्स लगाई हुई है, फेविगम के फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुए हैं, प्लस मैंने इसके साथ अभी लीवर गार्ड्स लगाए हुए हैं। इन सब के वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक्स हमेशा चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों की रहती हैं। तो अब मेन बात करते हैं अपन सर्विस एक्सपीरियंस की। तो भाई अब करते हैं मेन बात जो कि इसकी सर्विस की। तो अगर तुम लोग ने अभी तक देख लिया वीडियो तो ये भी पूरा देखना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये पार्ट देखे बिना ले ली तो। अब मैं मेन बात करता हूँ सर्विस साइड से। तो भाई सर्विस के लिए मैं इसके शोरूम पर अभी तक 2 बार जा चुका हूँ, जिसमें से एक बार इसकी फर्स्ट सर्विस थी और एक बार इसका शॉकर लीकेज का जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लेके गया था सर्विस सेंटर पे तो टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊं, अप्रिलिया का नाम सुनकर और इसकी ब्रांड इमेज को सुनकर मुझे लगा था कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा। हालांकि मैं तुम्हें इसकी सर्विस कॉस्ट बता देता हूँ कि पहली सर्विस कितनी आई थी। तो इसकी सर्विस कॉस्ट आई थी लगभग 3500 रुपए के आसपास और इसकी फर्स्ट सर्विस का वीडियो ये रहा। और सर्विस कॉस्ट का भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया तो तुम लोग वो भी आके चेक कर सकते हो। तो भाई इसकी सर्विस जो हुई थी ना वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा, मतलब कहूंगा कि मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था ना वैसी हुई नहीं, क्योंकि उन लोग का उस टाइम पे क्या हुआ, सर्विस बेड खराब था। तो मेरी बाइक की सर्विस, मतलब मेरी जो फर्स्ट सर्विस थी ना बाइक की, वो सर्विस बेड पर होनी चाहिए थी, लेकिन सर्विस बेड ही खराब था। तो सर्विस बेड की जगह मेरी गाड़ी की जो सर्विस हुई वो नीचे हुई। तो बहुत सारी चीजें थी और भाई वहां पर उस टाइम मेरे को शूट करने की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाई अब देखो सर्विस सेंटर का ही सर्विस बेड खराब है और वीडियो में दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन लोग ने बहुत टाइम तो मेरे को मना करा, बट फिर मैंने उनसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करा और क्लोजअप शॉट्स लिए, तो वहां पर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया। अब मैं बात करूं तो जब मैं इसकी डिलीवरी लिया था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरा बहुत मन था कि मैं इसमें हाई विंड स्क्रीन और काउल लगवा लूं। तो भाई उस टाइम काउल ही अवेलेबल था और इनका जो हाई विंड स्क्रीन है वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं था। ये तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने डिलीवरी ली थी। फिर जब मैं सर्विस कराने गया तब मैंने उनको फिर से बोला कि भाई इसका जो विंड स्क्रीन है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट सर्विस पर भी वो अवेलेबल नहीं था और उस टाइम लगभग उसकी कॉस्ट थी 900 रुपए के आसपास। फिर जब मैं इसका शॉकर फिक्सेशन के लिए जब गया था तब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा और खराब हो गया। पूछा क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें शॉकर लगवाने गया था ना तब मेन मेरा ऐसा था कि देखो जो सर्विस टेक्नीशियन रहेगा वो भाई अच्छा खासा प्रोफेशनल होगा, उसको नॉर्मली चीजों के बारे में ज्यादा पता होगा रदर देन नॉर्मल टेक्नीशियन या नॉर्मल सर्विस गाय। तो जब मेरा शॉकर लगने वाला था ना तो भाई मुझे लगा था कि वो प्रॉपर मेजरमेंट लेगा, वो बंदा मेजरमेंट लेने के बाद आराम से फिक्स करेगा, उस चीज को फिक्स करने के बाद 10 बार देखेगा कि कोई चीज ऊपर नीचे तो
तो नहीं है, क्योंकि शॉकर तुम्हारी गाड़ी की एक ऐसी क्रूशल पार्ट है कि अगर वो जरा भी मिसअलाइंड रहा ना तो तुम्हारा राइडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल 10 से 0 पे आ सकता है। तो वो उस टाइम तो मैं वहां पर था, तो मैंने देखा कि भाई दोनों शॉकर अच्छे से लगे या नहीं लगे। और प्लस जब मैंने फेयरिंग उसकी खुली थी ना, जब वापस लगाई तो उसमें पैनल गैप्स आ गए 2-3 जगह, अभी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाई मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म कम है यार यहाँ पर, मतलब ब्रांड के साथ मुझे ऐसा लगा। सेकंड सर्विस के टाइम जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वहां पर विंडस्क्रीन अवेलेबल नहीं थी। एक और इशू जो मेरे साथ हो रहा था कि मेरा हैंडल अलाइनमेंट ऑफ था। तो भाई मैंने उनके पास ये इशू के बारे में बताया कि हैंडल अलाइनमेंट ऑफ है। तो पहली बार तो उन्होंने क्या करा, इसमें चिमटा विमटा पड़वा के आ गया, मतलब एक बंदा व्हील पकड़ के रखता है और लात वात मारते उससे अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। बट क्या है भाई, मैं शोरूम पे इसलिए गया था कि मेरे को एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए इस चीज का, लेकिन भाई वो चिमटा विमटा मार के आ गए। चौकर रिप्लेसमेंट के टाइम पे भी मैंने सेम इशू रेज किया था कि भाई ये फिर से हैंडल इसका टेढ़ा हो गया है, इसका आप कुछ फिक्स करो। तो जो सर्विस गाय के साथ जो बंदा था जो हेल्प कर रहा था, वो बंदा मुझे बोलता है कि हमने सब खोल के देख लिया है भाई, इसमें एक टाका मारना पड़ेगा, वेल्डिंग करनी पड़ेगी। और भाई टाका मतलब कि ये है कि वो वेल्ड कर देते हैं वहां पर, जिससे कि स्टॉपर पहले आ जाता है और अपना हैंडल उतना पीछे नहीं जाता। तो भाई अगर यही जुगाड़ करना रहता तो मैं खुद ही कर लेता, मैं शोरूम या सर्विस सेंटर आता ही नहीं है। और इतना सिंपल काम है कि इसके जो मेन स्क्रू है वो बोल्ट ढीला करना है, शॉकर जो होल्ड कर रहा है नीचे वाले पिंच बोल्ट और एक्सल बोल्ट को ढीला करके जब अपनी पूरी असेंबली ढीली हो जाती है उसको रीलाइन करके रीटॉर्क करना है। तो भाई वो सुनने की जगह मुझे मिल रहा है कि टाका मारना पड़ेगा और आप सीधे चलाया करो। तो भाई मतलब वहां पर मेरा और दिमाग खराब हो गया। तो अगर भाई तुम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो ना, तो तुम लोग पहले तुम्हारे जो सर्विस सेंटर है या फिर तुम्हारी सिटी में सर्विस नेटवर्क कैसा है इसका, ये पहले देख लेना। नहीं तो इन सब चीजों को अगर तुमने देखे बिना ले ली गाड़ी ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम लोग बहुत परेशान होने वाले हो। इसलिए मैं तुम लोग को जो भी मेरे मतलब दिमाग में है, जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा, वो सब कुछ बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत चीजें और है, जैसे कि सर्विस एंड से भाई बहुत सारी चीजों में डिले है, और कुछ लोगों के तो उन लोग ने रिसिप्ट और बिल ही नहीं दिए थे। और भाई अभी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है, तो वो भी कराने में जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि अगर मैं बात करूं मेरे सर्विस एक्सपीरियंस की अप्रीलिया के सर्विस सेंटर इंदौर से, तो भाई वो बिल्कुल भाई 10 आउट ऑफ 3 था, मेरे को तो मजा नहीं आया। बट मैं एक चीज का मतलब तुम्हें मेंशन करना चाहूंगा कि जो सर्विस मैनेजर है अविनाश सर, भाई वो थोड़ी बहुत चीजों मेरे को अच्छे से हेल्प करे उन लोगों ने, मतलब जो अविनाश सर उनने मेरी बहुत हेल्प करी है, 2-3 जगह से उनका असिस्टेंस मुझे अच्छा लगा। बट अब देखते हैं, शोरूम चेंज हो गया है, मे भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई हूँ, ये मुझे सेकंड सर्विस में ही पता चलेगा। तो ये मेरा ओवरव्यू था मेरे सर्विस एक्सपीरियंस को लेके। तो एक चीज को मैं वापस से तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर गाड़ी लेने वाले हो ना, तो बिल्कुल भाई पहले देख लेना कि सर्विस तुम्हारा सेंटर कैसा है, तुम्हारी सिटी में सर्विस नेटवर्क अच्छा है या नहीं तो तुम बहुत परेशान होने वाले हो। तो भाई अब मैं ना तुम लोग के क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन से पिक करे हैं। और उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो तुम लोग को जेन्युइनली डाउट क्लियर करने में या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट हो तो वो आराम से क्लियर कर देंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारा अविनाश वर्मा भाई की तरफ से। भाई आपकी बाइक हैंडल छोड़ने के बाद लेफ्ट नहीं जाती क्या? बहुत लोगों की बोल रहे हैं कि लेफ्ट जा रही है। तो भाई ये बाइक बिल्कुल भाई लेफ्ट जाती है, इसका अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया है। और ये लेफ्ट कब जाती है? जब तुम अंडर 50 किलोमीटर की स्पीड में हो तो ये भाई अग्रेसिवली लेफ्ट जाती है। बाकी अगर तुम इसका हैंडल 80-90 पे छोड़ोगे तो ये उतना तुम्हें पता नहीं चलेगा, नोटिसेबल नहीं रहेगा। बट ये बाइक लेफ्ट जाती है भाई, और इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन है हमारा आयुष मुजादुर भाई, का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सामने का आयुष ही पढ़ पा रहा हूँ बस मैं। तो भाई का क्वेश्चन है एनी रिलायबिलिटी इशू सो फार? रिलायबिलिटी से रिलेटेड अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं हुआ है। हालांकि मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज कर रखा है, मुझे बहुत लोगों ने डराया भी था कि भाई पावर ड्रॉप हो जाएगी या फिर बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, इंजन चेक लाइट जल जाएगी और भी बहुत सारी चीजें, जो कि अभी तक सच कुछ नहीं हुआ है। होपफुली नहीं हुआ है, अच्छी बात है, मतलब अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया है। और बस इसका एक ही इशू था, वो शॉकर वाला, उसका वीडियो ये रहा, फटाफट से जाकर देख लो। इसका बस शॉकर का इशू था जो कि लीक हो गया था और वो रिप्लेस भी हो चुका है। तो भाई ऐसा जो अभी तक कोई रिलायबिलिटी इशू का नहीं है इसका, और 6 महीने ही हुए हैं भाई, थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा इसकी रिलायबिलिटी को लेके। यही था मेरा आंसर। तो भाई अब आते हैं हमारे मेन 3 क्वेश्चन जो कि हमसे पूछे हैं फ्लक्स ओपी भाई ने। तो भाई उनका पहला क्वेश्चन है, इज द गियर बॉक्स रियली वेरी क्लंकी? लाइक इज इट लिवेबल और आर वी ऑलवेज इन द फियर ऑफ समथिंग हैपनिंग टू इट? तो भाई मैं अगर नॉर्मल सी एक चीज बताऊं तो इसका गियर बॉक्स क्लंकी है, बट इसके साथ तुम धीरे धीरे आदत डाल सकते हो। और पर्सनली मुझे लगता है कि भाई ये गाड़ी ना, इसका जो गियर बॉक्स है वो मेड फॉर क्विक शिफ्टर टाइप का है, तो इसमें मैं पर्सनली क्विक शिफ्टर लगवाने वाला हूँ। बट अगर तुम इसके अंदर क्लचलेस शिफ्टिंग सीख जाते हो ना, तो भाई वो जो खटखट और क्लंकी वाली बात है ये तुम्हारी वहीं पे सॉल्व आउट हो जाएगी। तो क्लंकी है बट तुम इसके साथ रह सकते हो। और आई थिंक कि अगर तुम्हें स्मूदर शिफ्ट चाहिए और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत स्मूथ फील हो गियर चेंज करते टाइम, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि तुम लोग इसके अंदर एक क्विक शिफ्टर लगवा लो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो भाई दूसरे क्वेश्चन भाई का
इसका ये है कि द बिल्ड मटेरियल फिनिश आर देयर गैप्स इन द बॉडी पैनल और लाइक अर्ली रस्ट ऑन द बोल्ट्स एंड नट विद स्मिथ गियर क्वालिटी। भाई बिल्ड मटेरियल अच्छा है, दो फाइबर है इसका बॉडी का वो अच्छा है, बट सेकंड चीज बोली पैनल गैप्स की वो इसमें आ चुकी है, क्योंकि इसकी फेयरिंग अभी तक लगभग 2 बार खुली है इसकी फेयरिंग, एक बार इसके शॉकर के लिए और एक बार हमने खोली थी फॉर फ्रेम स्लाइडर के ब्रैकेट चेंज करने के लिए। तो इसकी फेयरिंग के अंदर पैनल गैप्स आ चुके हैं, वो भी तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और रही बात दूसरे पार्ट की इसी क्वेश्चन के कि रस्टिंग का इशू है या नहीं, तो भाई हाँ इसके अंदर रस्टिंग हो चुकी है और इसकी लगभग मैंने अभी तक 5 से 6 बार वॉश करवा चुका हूँ। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि रस्टिंग आ जाएगी इतनी जल्दी, वो भी सिर्फ 5 से 6 वॉश सेशंस के बाद। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और हाँ इसके अंदर रस्ट आ चुका है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ का रस्ट आया। पहला तो आया यहाँ पर जो स्टॉपर है ना शॉकर के पास यहाँ पर, और एक जो तुम्हारा चैसी के ऊपर जो बोल्ट है वहां पर आया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक दो जगह है जहाँ पर मैंने देखा कि रस्ट आ चुका है। तो होप सो ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह तुम्हारा प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। हम लोग बहुत ही क्लोज है 1K सब्स के, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हारे दिमाग में इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आइडिया हो तो बेझिझक कमेंट में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे आइडिया का वीडियो बना पाऊं और तुम्हें तुम्हारी मर्जी के हिसाब का कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेक श्योर करना, फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साइनिंग आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।